फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। अगले दिन भगत कानपुर रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़ जाने के लिए पहुंच चुका था। उसने एक वेंडर से अखबार लिया। पन्ना पलटते ही सेकंड पेज पर उसने जो लेख पढ़ा, उसे पढ़ते ही उसके दिल में एक मीठी सी टीस उभर आई थी। उस अखबार में उसके पिता किशन सिंह जी का एक पत्र छपा था। प्यारे भगत, वापस आ जाओ, तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। भगत ने तुरंत अखबार बंद कर दिया और अपने आंसुओं को बाहर निकलने से पहले ही पोंछ डाला। उस दर्द से उबर भी न पाया था कि अचानक उसकी नजर सामने से आते दो पुलिस वालों पर पड़ी, जो सीधे उसी की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। दोनों हवलदार बेतहाशा भगत की तरफ ही भागते आ रहे थे। भगत किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। उसका हाथ धीरे से उसके कुर्ते में छिपी रिवॉल्वर तक पहुंच चुका था। वो किसी भी पल गन निकालकर उन पर चलाने ही वाला था कि तभी वे दोनों हवलदार उसके बेहद करीब से निकल गए और सीधे स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ चिल्लाते हुए दौड़े। स्टेशन मास्टर साहब, लाहौर से आने वाली ट्रेन को रुकवा दीजिए। इस ट्रेन में बम हो सकता है। अभी 2 घंटे पहले लाहौर में दशहरे के मेले में बम फटा है। क्रांतिकारियों का हमला हुआ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है। क्रांतिकारी ऐसा नहीं कर सकते। ये सच है बलवंत उर्फ भगत सिंह। बटुकेश्वर, तुम? हाँ, और मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। बटुकेश्वर, माफ करना, मैं झूठ बोला, पर मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। वो तो सभी क्रांतिकारी होते हैं, मगर सरदार बिस्मिल को तो मुझे बताना चाहिए था ना। क्या मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? ये प्लान सरदार का नहीं बल्कि आजाद की सलाह थी। देखो, मुझे एचआरए को फिर से खड़ा करना है, लेकिन तुम इस समय क्यों आए हो? मैं तुम्हें 2 बुरी खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? पहली खबर यह है कि लाहौर में जो बम कांड हुआ है वो क्रांतिकारियों ने ही किया है, मगर हमारे ग्रुप के नहीं। वो कौन है वो पता नहीं। अपने ही लोगों पर बम धमाका? ये कोई क्रांतिकारी नहीं कर सकता। मुझे तुरंत लाहौर के लिए निकलना होगा। वहां मेरे साथी हैं। तुम वहां ना जाओ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि उससे भी ज्यादा बुरी खबर है मेरे पास, जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। कैसी खबर? सरदार बिस्मिल गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मां भारती, एचआरए की सबसे मजबूत कड़ी टूट चुकी है। अब हम कैसे करेंगे? विद्यार्थी जी ने बोला है कि तुम्हें फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर रहना है, तो तुम कोई भी गलती नहीं करोगे और सीधे जाकर हेडमास्टर गिरी करोगे जब तक तुम्हें अगला फरमान ना दिया जाए। वक्त आने पर आजाद खुद तुमसे संपर्क करेंगे। हमारी मुखबिरी कौन कर रहा है? बनवारी लाल भार्गव। झूठ। बनवारी भाई एचआरए की रीढ़ है। सारे हथियार वही मुहैया कराते हैं, अपनी जान पर खेलकर। वो मर जाएंगे, लेकिन वो मरेगा नहीं, सबको मरवा डालेगा। वो नाग एक करके सबको डस रहा है। अब वो हमारा बनवारी नहीं रहा, जेफरी के तलवे चाट रहा है कुत्ता साला। अब वो क्रांतिकारी नहीं रहा, देशद्रोही बन गया है। सच जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी मुखबरी भी उसी ने की है, तभी वो हरामी जेफरी तुम्हें ढूंढता हुआ हमारे ऑफिस तक पहुंच गया। अभी तक के अपने क्रांतिकारी सफर में भगत ने जख्म खाए थे, भूख प्यास की तकलीफें झेली थी, लेकिन विश्वासघात का स्वाद वो पहली बार चख रहा था। उसने दोनों हाथों से अपनी पगड़ी पकड़ ली और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, सब बर्बाद हो गया बटुकेश्वर, सब बर्बाद हो गया। खुद को संभालो कॉमरेड, खड़े हो जाओ। टूटने वाले पहले क्रांतिकारी नहीं हो तुम, भूलो मत। रूसी क्रांति में लेनिन भी ऐसे ही टूटा था, अकेला हो गया था वो, जैसे तुम हो गए हो, मैं हो गया हूं। लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ था, और उसके बाद जो उसने किया था उसका शोर बहरों को भी सुनाई दिया था। तुम क्या कहना चाहते हो? लाहौर बम कांड की तरह का शोर करना चाहते हो क्या? हाँ, करना चाहता हूँ, पर वैसा नहीं जिससे आम जन सामान्य घायल हो, बल्कि ऐसा शोर जिससे सुनकर अंग्रेजी हुकूमत के कान से लहू बह निकले। वक्त आने पर मैं ऐसा जरूर करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? भगत उठ खड़ा हुआ। वो कुछ पल सम्मोहित सा बटुकेश्वर की आंखों में देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि बटुकेश्वर आखिर ऐसी बात क्यों कर रहा है। मुझे ऐसे मत देखो, मजाक नहीं कर रहा। अभी जो कहा है वैसा करो,
वक्त आने पर मुझे हमेशा साथ खड़ा पाओगे, वो आजादी की जंग हो या फिर मौत का मंजर। अब तुम जाओ। भगत ने देखा कि पुलिस ट्रेन की तलाशी ले रही है। कंबल अपने चेहरे पर लपेट और पटरी क्रॉस करके वो दूसरी तरफ घने जंगल में उतर गया। इधर एचआरए का मास्टर प्लानर कहे जाने वाले भगवती भाई की चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। हमारे सरदार जेल में हैं भगवती भाई, और हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। तो क्या चाहते हो सुखदेव? जेल तोड़कर उन्हें आजाद करना? हाँ, यही होगा। ये देखिए, ये पत्र आज ही सुबह आया है। सरदार बिस्मिल ने क्या लिखा है इसमें? ये खत मैंने भी पढ़ा है, पर बिना भगत के मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैं भी सरदार बिस्मिल को आजाद कराना चाहता हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा हूँ। जेल ब्रेक करना बच्चों का खेल नहीं, और मुझे लगता नहीं भगत आएगा। उसे बुलाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। कैसा इंतजाम? मैंने उसके पिताजी किशन सिंह जी को बता दिया है कि वो कहाँ हेडमास्टरी कर रहा है। क्या? ये क्या किया तुमने? अगर बात लीक हो गई तो गोरी सरकार भगत को काकोरी केस में फंसा कर अंदर डाल देगी। जो भी हो, पर मैं हाथ पर हाथ धरे सरदार को ऐसे फांसी चढ़ते नहीं देख सकता। तुम्हारी मनमानी से, इस तरह जल्दबाजी से ये काम नहीं होने वाला है। रुको सुखदेव। भगत को अपने पिता का पत्र और साथ ही विद्यार्थी जी का मैसेज भी मिल चुका था। लगभग 6 महीने गुमनामी की जिंदगी काटकर भगत घर लौटा था। उसके आते ही हफ्ते भर में दादी जी भी स्वस्थ हो चली थीं। भगत की शादी की बात एक बार फिर उठी, जिसे एक बार फिर भगत ने सिरे से नकार दिया। फिर वो दिन भी आया जब काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों पर अंग्रेजी अदालत का फैसला आया। मेरे पास जेल ब्रेक का पूरा प्लान तैयार है भगत। बाकी उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है ये तुम लोगों पर है। हाँ, इस काम के लिए कम से कम 20-25 कॉमरेड लगेंगे। हम सीधे हमला करेंगे और जेल की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाएंगे। नहीं, ये बेवकूफों की मौत मरने जैसा होगा। अंदर सिर्फ मैं और तुम जाएंगे सुखदेव। जेल की धोबियों की भीड़ में मिलकर हम कपड़े देते समय बिस्मिल को ताला तोड़कर छुड़ा लेंगे। और कोठरी पर खड़े गार्ड का क्या होगा? एक गार्ड को बेहोश करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। अंदर तो घुस जाओगे तुम, बाहर कैसे निकलोगे? हम धुआंधार फायरिंग करते हुए सरदार को जेल के गेट की तरफ ले भागेंगे। और जेल स्टाफ हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहेगा? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब? हमारा हमला लंच के ठीक बाद होगा। सभी कैदी मैस में होंगे, ज्यादातर सिपाही उनकी चौकसी में तैनात रहेंगे। हम उसी वक्त हमला करेंगे। और कल सरदार बिस्मिल लंच करने नहीं जाएंगे? सही कहा। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम एक्शन करने वाले हैं और उन्हें छुड़ाने वाले हैं? सुबह के नाश्ते के वक्त उन्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। कैसे और किसके जरिए? अपना डाकिया भरतार सिंह। हाँ भगत। हाँ, उसका भतीजा भी जेल में बंद है। उससे मिलने के बहाने हमारा मैसेज भी सुबह सरदार तक पहुंच जाएगा, और वो बीमारी का बहाना बनाकर अपनी कोठरी में ही रहेंगे। बहुत खूब। हमारी गोलियों की आवाज सुनते ही जेल के बाहर छुपे हमारे 5 कॉमरेड जेल गेट पर तैनात दोनों संतरियों को हिरासत में ले लेंगे। जब तक बाकी गार्ड्स अलर्ट होंगे, हम सरदार को लेकर जेल से बाहर आ चुके होंगे। एग्जिट प्लान तो दुरुस्त है, लेकिन एस्केप कैसे करोगे? वो आप कराएंगे। आप जेल के बाहर कुछ दूरी पर एक लॉरी लेकर खड़े रहेंगे। हम सब उसमें बैठेंगे। 3 किलोमीटर आगे जाने पर हम सब जंगल में अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। वाह, क्या सिनेमा चल रहा है क्या? पुलिस गाड़ियां लेकर हमारे पीछे नहीं आएंगी? जेल की 2 गाड़ियां हैं जो बाहर खड़ी रहती हैं। भागने से पहले हम उन टायरों में गोलियों से छेद कर देंगे। और कोई बुलेट सवार पुलिस वाला पीछे आया तो मारा जाएगा। देखने से प्लान तो परफेक्ट लग रहा है। बस अब भगवती की बात पूरी होने से पहले ही एक कॉमरेड दौड़ता हुआ अंदर आ गया था। देवराज सिंह, तुम अचानक? देवराज कुछ नहीं बोला और एक चिट्ठी उनके हाथ में थमाकर चला गया। वो बेहद परेशान सा लग रहा था, जैसे कि अभी रोकर आया हो। भगवती भाई ने हैरत में चिट्ठी खोली। हाई कमान एचआरए, सेनापति आजाद की चिट्ठी। आजाद भाई की चिट्ठी इस वक्त? भगवती, भगत और सुखदेव, तुम जो करने जा रहे हो उसमें बहुत देर हो चुकी है मेरे भाइयों। मोदी सरकार ने केंद्रीय असेंबली की फांसी माफी की मांग को ठुकरा दिया है। कल ही सरदार बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाडी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी जाएगी और मनमथ नाथ को उम्र कैद। कल हमारे ये भाई चले जाएंगे, मगर हम उनकी यादों को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे।
इनकलाब जिंदाबाद। ये खबर सुनते ही भगत और सुखदेव सर पकड़कर बैठ गए थे। भगवती भाई के हाथ से कागज का वो टुकड़ा छूटा और हवा में उड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।